सपोज करो आपकी यूनिवर्सिटी में एक 20 मार्क्स में हाइपर थायरॉयडिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप यूनिवर्सिटी पेपर में उसको किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे उसकी डेफिनेशन के बाद लिखोगे आप उसके टाइप के बाद उसके लिखेंगे आप क्लिनिकल फीचर के अंदर सिम्टम होंगे, साइन होंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन। हाइपरथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है। हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ क्लिनिकल कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड एक्सेसिवली सिक्रेट थायराइड हार्मोन। मतलब क्या होगा, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो नॉर्मली भी थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है, बट इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड ओवर सिक्रीशन करती है किसका, थायराइड हार्मोन का। अब लिखेंगे टाइप। हाइपरथायरॉयडिज्म दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले हम प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म लिखेंगे। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म अकर ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल और ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड फॉलिकुलर। मतलब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, क्या तो हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल ओवर स्टिमुलेट हो गए, तो और दूसरी कंडीशन क्या है, क्या तो या हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया। अब कौन कौन सी कंडीशन होती है जो हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल को ओवर स्टिमुलेट करती है। पहली है उसमें ग्रेव डिजीज, दूसरी है उसमें मल्टी नोड्यूलर गोइटर, तीसरी है इसमें ड्रग्स, चौथी उसमें सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। अगर हमें इसे सिंपल फॉर्म में याद रखना है तो हम रख सकते हैं ग्रेट मल्टी ड्रग स्टोर, इसकी शॉर्ट फॉर्म में। अब उसके बाद करेंगे हम डिस्ट्रक्टिव थायरोइडाइटिस के बारे में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। तो कौन कौन से कंडीशन हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल को डिस्ट्रक्ट करती हैं या डैमेज करती हैं। सबसे पहला होगा उसमें हाशिमाटो थायरोइडाइटिस, दूसरा होगा पोस्टपार्टम हेमरेज, तीसरा होगा सब एक्यूट थायरोइडाइटिस। पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं है, ये पोस्टपार्टम है, मतलब प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के 6 से 7 महीने बाद पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म अकर ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलोइंग पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिजीज। इसका क्या मतलब है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एग्जैक्टली और परफेक्टली वर्क करेगी, लेकिन हमारे हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होगी, जिसके वजह से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एक्सेसिवली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगी। इसका जो कॉज होता है, ये कौन सी कंडीशन में एक्सेसिवली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा। तो अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले हम सीएनएस पे देखेंगे कि हाई थायराइड हार्मोन के होने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, नर्वसनेस, उसके बाद इमोशनल लायबिलिटी, इरिटेबिलिटी, और साइन क्या होगा, साइन होगा साइकोसिस। इसको याद रखने के लिए हम सिंपल सा याद रखेंगे, नेवर एवर इग्नोर पैनिक, मतलब नेवर एवर इग्नोर पैनिक, या हम लिख सकते हैं इसको नेवर एवर इग्नोर साइकोसिस। साइकोसिस के पेशेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे आई में क्या होगा, यहाँ पे होता है लिड लैग और लिड रिट्रैक्शन, बट ये साइन है, ये सिम्टम नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो हार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमारे हार्ट में होगा सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, पाल्पिटेशन, और ये क्या है, सिम्टम है। उसके बाद एंजाइना या चेस्ट पेन, ये भी क्या है, सिम्टम है। उसके बाद हमारे उसके बाद हम देखेंगे साइनस टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वाइड पल्स प्रेशर, कार्डिक फेलियर और कार्डिक मायोपैथी। इसको याद करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेशेंट ऑलवेज सेंस ऑल वियर्ड कार्डिक चेंजेस। हमारा जो पेशेंट है वो सारे वियर्ड कार्डिक चेंजेस को महसूस कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे लंग्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। लंग्स में होता है एक्सर्शनल डिज्निया और एक्सेरिवेशन ऑफ अस्थमा के अटैक आने लगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जीआईटी में क्या दिक्कत होती है। सबसे पहले होती है पेशेंट का वेट लॉस होगा, इवन उसका एपेटाइट बहुत अच्छा होगा, ये उसकी बहुत मेन कंप्लेन होती है। उसके बाद उसको वोमिटिंग होगी, स्टूल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, डायरिया हो सकता है, उसको स्टेट्रिया हो सकता है, और ये होगा डिस्फेजिया।
डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग, उसको खाना निगलने में दिक्कत होगी, और ये होगा किसकी वजह से? गोइटर की वजह से। गोइटर क्या करेगा कि हमारे जो विंड पाइप है या इसोफेगस है उसको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी होगी खाना खाने में। हमारी जो, अब बात करेंगे स्किन के बारे में। हमारी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से स्किन में क्या क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीने आते हैं। ईचिंग होती है जिसको हम प्लूराइटिस कहते हैं। पाल्मर इरिथीमा, स्पाइडर नियाइप, ऑन्कोलाइसिस, एलोपेसिया और हाइपर पिगमेंटेशन, और ये सब साइन है। ऊपर वाले वेट लॉस के अलावा सब सिम्टम है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्किन में स्वीट पेशेंट प्रिपेयर शाइनी नेल्स एंड हेयर्स। उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे क्या क्या दिक्कत आती है? ओलिगोमेनोरिया, एमनोरिया, इनफर्टिलिटी, रिपीटेड अबॉर्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोटेंसी। और इसको याद रखने के लिए हम क्या मिनोमिक्स यूज़ करेंगे? ऑल ओवर इम्पोर्टेंट रैबिट लव आइसक्रीम। इससे हम क्या याद रखेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या दिक्कत आती हैं। अगर हमें जीआईटी को याद रखना है तो याद रखेंगे एंग्री विलेजर्स सिंग डर्टी सॉन्ग डेली। अगर हमें याद रखना है स्किन मैनिफेस्टेशन को तो याद रखेंगे स्वीट पेशेंट प्रिपेयर्स शाइनी नेल्स और हेयर। हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम ये कैसे पता करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को कौन सा हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसका कॉज क्या है। सबसे पहले हम एक बेसिक टेस्ट कराते हैं जिसे कहते हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें हमें 3 रीडिंग मिलती है। सबसे पहले मिलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद मिलेगा फ्री T3 और T4। अब इसके बाद अगर आपके पेशेंट को की रिपोर्ट में TSH का लेवल लो है, ठीक है, लेकिन T4 का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? T4 थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर आपके पेशेंट नंबर 2 की रिपोर्ट में TSH का लेवल तो लो है लेकिन यहाँ पे T3 का लेवल बढ़ा हुआ है और T4 का लेवल कम है, तो इस या नॉर्मल है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? T3 थायरोटॉक्सिकोसिस। और ये दोनों ही कंडीशन क्या है? प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। ये दोनों कंडीशन क्या होगी? प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके बाद अगर आपके पेशेंट की रिपोर्ट में TSH का लेवल लो है, ठीक है, और T3 T4 नॉर्मल है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसके बाद हमें ये तो पता चल गया कि ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेकिन प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसके कॉजेज़ क्या क्या है। अब देखते हैं कि सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म में कैसे पता चलेगा। अगर आपके पेशेंट का TSH नॉर्मल है, पहले वाले पेशेंट में TSH का लेवल लो था लेकिन यहाँ पे TSH का लेवल क्या है? नॉर्मल है। T3 और T4 भी हाई हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। और ये किसकी वजह से होगी? पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा। इसको कैसे कंफर्म करेंगे? पिट्यूटरी MRI के थ्रू, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया, एक बेसिक टेस्ट से हमें ये तो पता चल जाता है कि पेशेंट को हमारे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है या सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म होने के बाद हम देखेंगे पेशेंट को प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसके क्या कॉज है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाला। अगर T4 थायरोटॉक्सिकोसिस है तो आपके पेशेंट को क्या तो ग्रेव डिजीज़ हो सकती है या मल्टीनोड्यूलर गोइटर या ड्रग ओवरडोज या डिस्ट्रक्टिव थायरोइडाइटिस। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसका रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में T3 थायरोटॉक्सिकोसिस में भी T4 थायरोटॉक्सिकोसिस में भी अगर हमारे पेशेंट का रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक हाई है तो हमारे पेशेंट को क्या हो सकता है? क्या तो उसको ग्रेव डिसीज़ हो सकती है, मल्टीनोड्यूलर गोइटर या हमारा सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल। अब इन 3 चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? हमारी जो ग्रेव डिजीज़ होती है इसमें क्या होता है? डिफ्यूज़ इनलार्जमेंट होता है, जबकि मल्टीनोड्यूलर गोइटर में हमारे
बहुत सारे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो, और ये नोड्यूल्स पाल्पेबल होते हैं। उसके बाद सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल में सिंगल नोड्यूल होता है जो कि पाल्पेबल होता है। तो हम एग्जामिन के थ्रू ये पता करेंगे कि पेशेंट के अंदर नोड्यूल है या डिफ्यूज इनलार्जमेंट है। अगर पेशेंट को डिफ्यूज इनलार्जमेंट है तो प्रोबेबली ये ग्रेव डिजीज़ है। अगर उसमें सॉलिटरी नोड्यूल है, मतलब सिंगल नोड्यूल है, तो ये सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल है। और मल्टी नोड्यूलर गोइटर है तो उसमें मल्टीपल नोड्यूल होंगे। और इसको कैसे कंफर्म करेंगे? इसको रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, अगर आपके पेशेंट का रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक हाई है तो इनमें से ही एक कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद हमें अगर ग्रेव्स को कंफर्म करना होगा तो उसमें ग्रेव्स के फीचर होंगे डिफ्यूज इनलार्जमेंट, ऑप्थेल्मोपैथी और पेरिटिबियल मैक्सोएडिमा। हमें ग्रेव्स को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? एक सीरम के अंदर एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे। अगर सीरम के अंदर थायराइड एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इससे हमारे पेशेंट को ग्रेव्स कंफर्म हो जाती है, ठीक है। जबकि सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल और मल्टी नोड्यूलर गोइटर को कंफर्म करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक कराते हैं। अगर पेशेंट का रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक हाई है तो उसको 3 कंडीशन हो सकती है, क्या तो ग्रेव्स है या मल्टी नोड्यूलर गोइटर है या हमारा सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल है। इसके बाद अगर आपने पेशेंट में क्या किया, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक कराने के बाद कुछ पेशेंट में रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक लो होगा, तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या तो ड्रग इंड्यूस हाइपरथायरॉयडिज्म होगा या उसको डिस्ट्रक्टिव थायरॉयडाइटिस होगा। इन दोनों कंडीशन को कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। अगर हिस्ट्री में उसने बताया कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रग ओवरडोज की है तो इस कंडीशन में इस पेशेंट को क्या होगा? ड्रग इंड्यूस हाइपरथायरॉयडिज्म। अब बात आती है इसके बाद डिस्ट्रक्टिव थायरॉयडाइटिस की। डिस्ट्रक्टिव थायरॉयडाइटिस को हम कैसे कंफर्म करेंगे? हम अगर पेशेंट की हिस्ट्री है चाइल्ड बर्थ की तो उसे होगा पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस। अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री है वायरल इन्फेक्शन की तो उसे कहेंगे सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस। और सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस में क्या होगा? हमारा वायरल इन्फेक्शन होगा। अगर ये नहीं है तो फिर है हशीमोटो थायरॉयडाइटिस। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। हम हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट को 3 तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट, तीसरा हो गया रेडियो एक्टिव आयोडीन। मेडिकल मैनेजमेंट में आप उसको बीटा ब्लॉकर और एंटी थायरॉयड ड्रग दोगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप उसकी थायरॉयडक्टोमी करोगे, और मेनली कौन सी थायरॉयडक्टोमी? सब टोटल थायरॉयडक्टोमी। रेडियो एक्टिव आयोडीन में क्या होता है कि हम रेडियो एक्टिव आयोडीन का इंजेक्शन या इंसर्शन कराते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटी थायरॉयड ड्रग देंगे। कौन कौन सी होती है? पोटेशियम परक्लोरेट, मिथिमाजोल, कार्बिमाजोल, थियोयूरासिल। ये पोटेशियम परक्लोरेट क्या करती है? आयोडाइड टेपिक को इनहिबिट करती है। मिथिमाजोल, कार्बिमाजोल और थियोयूरासिल ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट करती है। इसके बाद प्रोपाइल थियोयूरासिल क्या करता है? पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करता है, मतलब हमारे T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देता है। अब बात करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की। हमारी जो हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी थायरॉयड ड्रग में, वो है कार्बिमाजोल। और इसका जो ट्रीटमेंट चलता है हाइपरथायरॉयडिज्म का वो होता है 15 से 18 महीने चलता है। इसमें हम सबसे पहले क्या देंगे? पहले 3 हफ्ते के लिए हमें क्या देनी होगी? 10 से 15 मिलीग्राम डेली हम क्या देंगे? कार्बिमाजोल देंगे। और दिन में कितनी बार? 3 टाइम। उसके बाद हम 3 वीक के बाद पेशेंट को चेक करेंगे। अगर पेशेंट परफेक्टली है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगेन उसे देंगे 5 to 10 mg डेली, और ये देंगे 4 to 8 वीक के बाद 3 टाइम पर डे। इसके बाद हम क्या करेंगे? पेशेंट वापस थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे। अगर वो सब नॉर्मल है तो पेशेंट को हम मेंटेनेंस डोज देंगे, और मेंटेनेंस डोज क्या होगी? पर डे 3 टाइम, और कितनी? 5 to 20 mg डेली। कौन सी ड्रग? कार्बिमाजोल। इसके बाद हम बीटा ब्लॉकर जो होता है हमारा मेनली हम किस लिए देते हैं? सिम्टम्स से छुटकारा पाने के लिए, सिम्टम्स को कम करने के लिए। इस बीटा ब्लॉकर में कौन देते हैं हम? प्रोपेनोल या एटिनोल। और कितना देते हैं? 40 से 80 mg 6 आवर्ली, ठीक है। एटिनोल देते हैं 25 से 50 mg वंस अ डे। ये इमरजेंसी कंडीशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कौन सी सर्जरी करते हैं? सब टोटल थायरॉयडक्टोमी। और ये कौन कौन से पेशेंट को करते हैं?
पेशेंट जो बहुत ज़्यादा यंग है और उसकी रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी नहीं हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसा पेशेंट जिसकी एंटी थायराइड ड्रग के लिए सेंसिटिविटी है। तीसरा क्या है, ऐसा पेशेंट जो कि 40 साल से कम एज का है। अब बात करेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक के बारे में। रेडियो एक्टिव आयोडीन में क्या करेंगे हम, इसका क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में हम ये करते हैं, पेशेंट हमारा 40 साल से ज़्यादा है और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा पेशेंट स्टेराइल है।